सास और समाज के ताने झेलते झेलते 10 साल गुजारने के बाद जब दीदी को पता चला कि वह गर्भवती हैं, तो खुशी के मारे उनके आंखों से आंसू आ गए। उन आंसुओं को रोकना भी तो उनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि जिस स्त्री ने शादी के 10 साल बाद तक निसंतान, बांझ जैसे अपमानों और पारिवारिक व सामाजिक तीर बाण झेले हों, जिसकी अपनी आत्मा मातृत्व को तरस गई हो, आज इस खबर से सारे दुख के बादल छटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वह सामाजिक और पारिवारिक अपमान के बदले सम्मान लेना चाहती हैं। वह क्षण अंततः सुखद आभास देते हैं, और सबसे बड़ी खुशी अपनी ही कोख में पल रहे अपने प्रतिबिंब के प्रति उमड़ता मातृत्व भाव, जो स्त्री को अपने आप में पूर्णता की अथाह खुशी देता है। दीदी स्वभाव से बहुत धर्म वाली थीं। ना जाने इतना कुछ सहने की शक्ति उनमें कहाँ से पैदा होती रहती थी। परिवार भी भरा पूरा था। एक बड़ी ननद जो शहर में ब्याही गई थी, और एक देवर देवरानी जिसके शादी के साल भर बाद ही एक पुत्र पैदा होने से परिवार की दुलारी बन गई थी। और सारे दिन बच्चे में लगे रहने से काम ना करने का बहाना जो था वह अलग। दीदी को हर समय घर में चक्की की तरह पिसते रहना पड़ता। सबकी फरमाइशें पूरी करने के साथ हर समय यह भी सुनना पड़ता कि यह तो बांझ है, इससे तो एक बच्चा भी नहीं हुआ, इसे तो फुर्सत ही फुर्सत है। एक बार दीदी देवरानी के रोते हुए बेटे को चुप कराने लगी, जो किसी हाल में चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी समय बाहर से आती नैना तुरंत अपने बेटे को दीदी के गोद से खींचते हुए बोली, भाभी जी, आप तो बस घर का काम ही किया करें, या आपके बस का नहीं। इतने में सास बोल पड़ी, माँ को ही बच्चे की जरूरत का पता चलता है कि उसे कब क्या चाहिए, या उसे कोई परेशानी है या नहीं। बच्चा पालना कैसा होता है, बच्चा होने से ही पता चलता है। और एक बार तो दीदी की सास की एक सहेली उनके घर पर आई, और उन्होंने दीदी की सास को सलाह दी, अरे बड़ी बहू को पटाकर लिखवा लो कि मैं बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं हूँ, और बेटे की दूसरी शादी कर दो। इसका क्या है, घर में पड़ी रहेगी, सारा दिन घर का काम करती रहेगी। दीदी ने चाय की ट्रे लाते हुए उनकी सारी बातें सुन ली। अब तो उनके पैरों तले धरती खिसक गई। कौन था जो उनके मन की व्यथा को समझता, उन्हें गले लगाता। अब जीजा जी ही उसके दुख सुख को नहीं समझना चाहते थे, क्योंकि वह भी तो अपने माता पिता के श्रवण कुमार जो ठहरे। एक औरत का यह रूप देखकर मेरा मन ग्लानि से भर उठा। सच, आज औरत की दुर्दशा करने वाली औरत ही है, और कोई नहीं। और मैं भी लाचार दीदी की कोई मदद नहीं कर पा रही थी, बस उनके दुख सुख को सुनकर एहसास भर कर लेती थी, और जब तब उन्हें हिम्मत दिलाती रहती। हर बार बस यही कहती रहती कि दीदी, सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं। हर रात के बाद सुबह की एक नई किरण आती है। चलिए पहले मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मैं दीदी की छोटी बहन स्वाति। मेरी शादी 2 वर्ष पहले हुई थी। संयोग से 4 माह पूर्व ही मेरे पति का तबादला यहीं हो गया, और मैं भी यहीं आकर अपने लेक्चरर के पद पर कार्य करने लगी थी। मेरे यहाँ आने के बाद दीदी बहुत संतुष्ट नजर आती थी, और इस खबर के बाद तो वह हमेशा मुझसे कहती रहती कि स्वाति, तेरे कदम तो मेरे लिए बहुत मुबारक हैं। दीदी के 2 माह बाद ही मैंने भी कंसीव कर लिया था। मेरा और दीदी का मिलन होता रहता था। एक दिन हम दोनों का खाना दीदी के घर पर था। खाने के बाद बस यूं ही गपशप होती रही, तो दीदी की सास बोली, स्वाति,
तुम्हारी दीदी भी तुम्हारा साथ देने के लिए इतने समय से प्रतीक्षा कर रही थी। और हाँ स्वाति, अब तो तुम्हें भी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा, क्यों अम्मा जी? जो महिलाएं नौकरी करती हैं वह बच्चे नहीं पाल सकती या घर के काम नहीं संभाल सकती हैं, और दीदी वाली गलती मैं नहीं कर सकती। हमारे माता पिता ने कितनी मुश्किलों से हमें शिक्षित कर अपने पांव पर खड़ा किया, और हम खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लें। वैसे दीदी ने भी अपनी खुशी या मजबूरी में, जो भी हो, नौकरी छोड़ने का निर्णय गलत ही लिया। दीदी की सास बोली, अरे बच्चे होंगे तब पता चलेगा। मैंने हंसते हुए नैना दीदी की ओर देखकर कहा, क्यों अम्मा जी? यह नैना दीदी जो आए दिन शॉपिंग का शौक पूरा करती हैं, उतना समय नौकरी में पूरा कर लिया जाए तो क्या बुराई है। उस दिन के बाद से दीदी की सास व देवरानी मुझसे खुश नहीं रहती थी। अब वह दीदी से अक्सर कहती थी कि तुम्हारी बहन बहुत तेज है। ना जाने क्यों मुझे पुरुषों की अपेक्षा नारी द्वारा नारी के अधिकारों का हनन अधिक कष्टप्रद लगता है, और यह सच भी है। जब भी पुरुष वर्ग नारी का शोषण करता है तो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष नारी का ही हाथ नजर आता है। मुझे याद है, दीदी जब छोटी थी तो हर समय माँ उससे कहती रहती थी कि तुम घर के बाहर खेलने नहीं जाओगी, और दीदी हमेशा इस बात पर खींचती थी कि भैया जाएगा और मैं नहीं। पर क्यों, जबकि वह तो घर का काम भी नहीं करता और बाहर खेलने भी जाता है। जब 9वीं कक्षा में आई तो पढ़ने में होशियार होने पर भी कला विषय ही दिलाया गया, क्योंकि विज्ञान या वाणिज्य जिन स्कूल में थे उनमें सह शिक्षा थी, और मेरी माँ इस बात के लिए कभी राजी नहीं थी। इसलिए आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें लड़कियों के कॉलेज में ही प्रवेश दिलाया। और तो और माँ ने ढेर सारे नियमों के तहत, जैसे अधिक नहीं हंसना, जवाब नहीं देना, भैया के दोस्तों से ज्यादा हंसकर बात नहीं करना, ऐसे नहीं उठना, ऐसे नहीं बैठना, देर तक नहीं सोना, और भी ना जाने क्या क्या। वर्षों औलाद ना होना भी माहौल कुछ ऐसा बना दिया था कि पहला लड़का ही होना चाहिए। दीदी को यह आशंका भी बेचैन किए रहती थी, अब क्या होगा अगर लड़की हो गई तो फिर मुझे अपमान को सहना पड़ेगा। आखिर किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। दीदी ने एक बहुत सुंदर बिटिया को जन्म दिया। मैं व संजीत दीदी से अस्पताल में मिलने गए। मुझे देखते ही दीदी मुझसे लिपट कर रोने लगी और बोली, भगवान ने इतने वर्षों बाद मेरी गोद भरी, वह भी बिटिया से जो घर वालों को कतई पसंद नहीं। मैंने कहा, हद हो गई, आप भी ऐसी बात कर रही हैं। भगवान का शुक्रिया अदा करो जिन्होंने इतनी प्यारी बेटी दी, और बेटी तो माँ की सबसे अधिक हमदर्द होती है। वह सब तो सही है स्वाति, यूं तो मैं बेटी पैदा कर बहुत खुश हूँ। मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मैं इस बेटी को परिवार व समाज में सम्मानजनक स्थान दिला पाऊं, और यह भी साबित कर पाऊं कि बेटी भी माँ बाप का नाम रोशन करती है। अरे वाह दीदी, आज मेरे लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि दीदी ने बिटिया के होने के साथ ही अपने अंदर इस संकल्प को जन्म दिया है। मेरे पति भी बोल उठे, दीदी आज आप में पैदा हुए इस आत्मविश्वास को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। इतने में दीदी की सास आई और मुझे देखकर बड़ी रुआसी सी आवाज में बोलने लगी, इतने सालों बाद बच्चा हुआ, वह भी लड़की। मैं तुरंत बोल उठी, अम्मा जी, अपनी 2 बुआओं के बाद तो घर में इतने सालों बाद लड़की आई है, आपको तो खुश होना चाहिए। 2 माह बाद मैंने एक लड़के को जन्म दिया, पर कसक सी थी कि दीदी के इस बार बेटा हो जाए तो शायद उन्हें अपने सास ससुर से सम्मानजनक स्थान मिल जाएगा। किसी भी कीमत पर दीदी को सम्मान दिलाने की इच्छा समय के साथ बलवती होती जा रही थी। मेरा
बेटा 3 वर्ष का हो चुका था। एक दिन दीदी के घर गई। दीदी, आप अस्पताल चलेंगी? दीदी परेशान होती हुई बोली। क्या हुआ तुझे? अरे दीदी, परेशान मत हो, थोड़ा चेकअप कराना है, दीदी ने बताया। स्वाति, मुझे भी दिखाना है। मैंने मजाक किया। क्यों दीदी, इस बार दोनों की तारीख एक ही आएगी क्या? डॉक्टर ने दोनों का चेकअप किया। बड़ी ही आश्चर्य से बोला, क्या बात है, दोनों के बीच बस एक ही हफ्ते का फर्क है, क्या योजना प्रेगनेंसी है? मैंने कहा, डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं, महज एक इत्तेफाक है। अब मैं अक्सर दीदी को याद दिलाती रहती थी, देखना दीदी, इस बार आपको बेटा और मेरी बेटी होगी। दीदी के घर जाती, उनके ससुराल वालों व जीजा जी के साथ हमेशा शर्त लगाया करती थी, इस बार दीदी को बेटा ही होगा। यह सुनकर ही उनके परिवार वाले खुश हो जाया करते। निश्चित समय पर हम अस्पताल पहुंच गए। भगवान ने हमारी सुन ली। मुझे बेटी और दीदी को बेटा हुआ। मैं और दीदी अपने अपने घर चले गए। मेरे पति और सास ससुर बिटिया से बहुत खुश थे। फिर हमारा तबादला हो गया। अगले हफ्ते ही हमें जाना था। मुझे और दीदी दोनों को ही एक दूसरे से बिछड़ने का दुख था, पर जाते जाते दीदी की बिटिया माही के पैदा होने के समय उनके मन में संकल्प याद दिलाकर उस पर अमल करते रहने की सलाह दी। समय अपनी गति से व्यतीत होता रहा और समय के साथ ही बच्चे भी बड़े हो गए। चारों बच्चे पढ़ने में होशियार थे। बढ़ती उम्र व पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण और मेरे पति के साथ 3 साल बाहर चले जाने से दोनों बहनों को आपस में मिले, दिल की बातें किए एक जमाना गुजर गया था। दीदी के पत्रों से इतना अवश्य पता चलता था कि अब उन्होंने अपने परिवार में अपनी इज्जत स्वाभिमान बनाने के साथ बच्चों को भी बड़ा संस्कारी, शिक्षित व स्वयं के प्रति बच्चों में एक श्रद्धा केंद्रित की थी। एक दिन सुबह सुबह पेपर पढ़ा तो आश्चर्य व खुशी से आंखों में आंसू लिए चिल्ला पड़ी। मेरे पति नहा रहे थे। मैं बाथरूम का दरवाजा बाहर से ही पीट पीट कर कहने लगी, सुनो, कितनी बड़ी खुशखबरी है, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा, जल्दी बाहर आओ। वह बाहर आए और पूछा, क्या हुआ? यह देखो पेपर की खबर। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, माही शर्मा, पिता गौतम शर्मा, आईआईटी में प्रथम स्थान पर रहीं। मेरे पति ने अपने दोनों हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए कहा, हाँ स्वाति, यह सच है, हमारी माही बेटी ही आईआईटी में प्रथम है। तुम्हें उसकी तस्वीर देखकर भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, शायद इसलिए कि तुम्हारी आंखों में अभी भी आंसू बह रहे हैं। स्वाति आंसू पोंछते हुए अपने को संयत करते हुए बोली, मेरी खुशी के मारे यह स्थिति है तो दीदी जीजा जी की स्थिति मेरी कल्पना से बाहर है। आज उसके दादा दादी के पैर जमीन से न जाने कितने ऊपर उठ गए होंगे। संजीत मेरी स्थिति बहुत अच्छी तरह समझ रहे थे। उन्होंने कहा, दीदी को फोन लगाओ और बोलो हम शाम तक पहुंचकर माही को बधाई देंगे। फिर ऑफिस जाकर कुछ जरूरी काम देखकर छुट्टी लेकर आने को कह गए। मैंने शीघ्रता से अपने व उनके कपड़े पैक किया। हम लोगों के तबादले जल्दी जल्दी होने की वजह से दोनों बच्चे हॉस्टल में थे। उन्हें भी समाचार दिया। सच, दीदी ने माही के होने के समय जो संकल्प किया उसे पूरा करने में भाग्य ने भी साथ दिया। बेटियां पिता व परिवार के दिल की दुनिया में थोड़ी सी जमीन, थोड़ा सा आसमान ही तो चाहती हैं। यदि उन्हें उनका अधिकार मिल जाए, प्यार मिल जाए, तो उनके नाम से भी पिता की पहचान बन सकती है। रात 8 बजे हम दीदी के घर पहुंच गए। गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले दीदी बाहर आ गई थी। बस मैं व दीदी एक दूसरे से ऐसे गले लगे कि मन की सारी खुशी, सारी बातें, मानो इस उपलब्धि की बधाई भी एक दूसरे को इन आंसुओं से ही देना चाहते थे।
इतने में माही बोली, मौसी आप सारी बातें इसी तरह करेंगी या मुंह से भी कुछ कहेंगी? माही की मधुर आवाज ने तो आकर्षित किया ही, साथ ही उसे मैं एकटक निहारती रही। कितनी सुंदर लग रही थी। माही के चेहरे पर विश्वास की चमक, सादगी की खूबसूरत अदा, शालीनता से पहने लिबास पर लंबे लंबे बालों की चोटी। क्या इसी लड़की ने आईआईटी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? उसने मेरे पैर छुए। मैंने उसे अपने सीने से लगाया और गौरवान्वित महसूस किया। एक नारी की उपलब्धि ने संपूर्ण नारी जाति को सम्मानित किया है। आज माही की उपलब्धि ने सारे परिवार की धारणा बदल दी। अब इस परिवार में आने वाली पीढ़ियों तक लड़की को अभिशाप नहीं माना जाएगा। आज जीजा जी भी बोले। माही के साथ साथ उसकी माँ भी बधाई की पात्र है। इतने में दीदी की सास भी बोल पड़ी, भाई अगर बेटियां ही ऐसी होनहार निकल जाएं, तो बेटों के लिए क्यों परेशान होना पड़े? अम्मा जी, आप यह बात आज कह रही हैं? जिस दिन माही पैदा हुई थी, सबसे ज्यादा दुख आपको ही था। उसके पिता व दादा तो उसे 1 माह देखने भी नहीं आए थे। मेरे व माही के प्रति आप लोगों के उपेक्षापूर्ण व्यवहार से स्वाति ने अपनी जान पर खेलकर सामान्य प्रसव को भी ऑपरेशन से करवाकर आपकी दूसरी पोती के बदले अपना बेटा मेरी गोद में डाला। दीदी की यह बात सुनकर सबके साथ मैं भी अवाक रह गई। मेरे मुंह से निकला, नहीं दीदी नहीं, आज मुझे बोलने दे। मुझे डॉक्टर माथुर ने सब बता दिया है। आज हमारे परिवार व समाज को भी पता चले कि एक नारी के प्रति सम्मानजनक स्थिति पैदा कर उसे खुशी भी दे सकती है। नहीं दीदी नहीं, इसमें मेरा भी तो स्वार्थ था। मुझे अपना परिवार पूरा करने के लिए माही जैसे सुंदर बिटिया चाहिए थी। परिवार के सभी लोगों की आंखों में पश्चाताप के आंसू साफ देखे जा सकते थे। दोस्तों, आज के इस जमाने में भी बहुत से घर ऐसे हैं जहां बेटियों को पैदा होने पर घर में मायूसी छा जाती है, लेकिन जब यही बेटियां आगे चलकर अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन कर देती हैं, तब सबको बेटी होने का महत्व समझ में आता है। आज की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।